हेलो एवरीवन। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर 5, लॉ ऑफ मोशन। अभी तक आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। बड़ा काइनेमेटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो बताती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रुका हुआ है। काइनेमेटिक्स के अंदर डायनामिक्स और आपका काइनेमेटिक्स आता है, जो तो ये बताता है बॉडी मोशन में है, एक्सीलेटेड है, उसके पास वेलोसिटी इतनी है, मोशन चेंज कर रहा है, पर वो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द दिस मोशन, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको एक इंट्रोडक्टरी आइडिया क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए जो नेसेसरी चीज होती है बेटा, वो होती है फोर्स। याद रखिएगा। क्लियर? आपके एरिस्टोटल ने भी यही कहा था, आपके जैसे फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल ने यही कहा था कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट स्टेट दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। सही बात है, बिल्कुल। तो फोर्स है क्या? फोर्स क्या है? एक्चुअली फोर्स एक डिफाइन एज एन एजेंसी। एजेंसी मतलब कहां से मिल रहा है, इट कैन बी पुल और पुश। फोर्स इज डिफाइंड एज एन एजेंसी विच इज अ पुश और पुल, कुछ भी कह सकते हैं, विच चेंजेस विच चेंजेस विच चेंजेस और टेंड टू, मतलब चेंज करने वाली है और कर दिया है। टेंस टू चेंज, टेंस मतलब करने ही वाली है। टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर वो रेस्ट पे है तो करने ही वाली है, अगर कर दिया तो उसका मतलब मोशन में आ चुकी है, या बोले डायरेक्शन। तो एक्चुअली आपकी फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी को अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। जिसकी अगर डायरेक्शन यहाँ है तो यहाँ भेज सकता है, यहाँ भेज सकता है, या उल्टा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है फोर्स आपका। तो फोर्स क्या करता है आपका, जिसे बचपन में बोलते थे द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल की वजह से जो इफेक्ट होता है वही बेटा क्या होता है, आपका फोर्स होता है। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? कोई चीज रुकी है तो उसे चला सकता है, मोशन ला सकता है। कोई चीज चल रही है तो उसे रोक सकता है। ये आपके फोर्स के क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। धीरे है तो तेज कर सकता है, ठीक है। इवन फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्प्रिंग है, उसे आपने खींच दिया तो खींच के लंबा हो जाएगा, तो शेप और साइज चेंज कर सकता है। क्लियर? तो ये बेटा आपका फोर्स। आपकी में बेटा आपको अब जरा मैं इसको सिर्फ एक रिकैप की तरह पढ़ा रहा हूँ। ये सब आपने 9th 5th क्लास में पढ़ लिया, 8th 9th क्लास में, तो ज़्यादा डिटेल दूंगा नहीं इसकी मैं। नए रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। नेक्स्ट एक टर्म और बता देता हूँ आपको बेटा, इनर्शिया। ठीक है, याद ना, इनर्शिया जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? इनहेरेंट, जो उसके बाद पहले से हो। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल, किसी भी वस्तु की ये प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू, जिस वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच
it can change it can change the state of rest, मोशन या डायरेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। सॉरी, कैन नॉट, विच ऐसे लिखना है यहां पर, ऐसे बोलते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच if a body is in rest, it always stay in rest। ये ज़्यादा बोलना बेटर रहेगा। अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, मतलब अपने आप से कुछ चेंज नहीं करेगी वो, ठीक है। तो मैंने जो पहले लिखा था उसमें आप ऐसे कह सकते हैं, virtue of which it cannot change by itself, it cannot change by itself, ऐसे बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं if a body is in rest it always stay in rest, if a body is in motion it always stay in motion। जो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डस्टर, डस्टर भैया पड़ा है, ये जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये मार्केट चल रहा है, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मार्केट चलता रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे अब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब ये रुक गया, ठीक है, ये रुका है, इसको मारा, ये चल गया। इनर्शिया क्या चाहता, क्या है, जो जैसा है वैसा रहे, ठीक है। तो सिंपल सी अगर आपको इनर्शिया समझना है तो याद रखिएगा, जो जैसा है, हिंदी में लिखते हैं बढ़िया रहेगा, राइटिंग में अच्छी हो जाएगी हमारी, छोड़िए, समझ आ गया होगा आपको इनर्शिया का मतलब, तो जैसा है वैसा ही रहे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, याद रखिएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में रहेगी, जो बॉडी मोशन में रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। तो तीन तरह के हमारे पास इनर्शिया है, ठीक है बेटा। चलिए, इनर्शिया और मास के बीच में रिलेशन होता है, याद रखिएगा, इनर्शिया और मास के बीच में बेटा ये रिलेशन होता है, इससे कहीं साइड में नोट बना लेना है, क्लियर। तो ऐसे कह सकते हैं, मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी का मास उसके इनर्शिया के बारे में बताता है, ठीक है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, इसको नोट बना, कहीं साइड में नोट लिख लीजिएगा एक। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि बताइए, अगर एक ट्रक है, ठीक है, वो पड़ा है और एक गाड़ी खड़ी है, तो ये वो ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे, लेकिन आपका जो ट्रक है उसका रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा, तो उसका मास ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम, लॉ ऑफ मोशन। अब आ गए भैया आपके न्यूटन भाई साहब, ठीक है। तो न्यूटन ने भैया आपके लॉ दिए, 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ, अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन 3 है ना। फर्स्ट लॉ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फर्स्ट लॉ में उन्होंने जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ बोलिए, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। आपके इनर्शिया के बारे में एक्चुअली बेटा गैलीलियो ने बताया था मैंने, ठीक है। आपकी इनर्शिया का जो टर्म है वो गैलीलियो ने दिया था, पर न्यूटन ने सब कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। वो क्या कर दिया, अब देखिएगा, इनर्शिया की जैसी डेफिनेशन थी उसी में थोड़ा कुछ ऐड किया।
if a body is in rest, it always stay in rest. सही बात है, ये इनर्शिया ही है आपका. और if a body is in motion, it always stay in motion. मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी. कब तक? until unless an external force apply on it. जब तक उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए, जो बॉडी जैसी है वैसी रहेगी. ठीक है, एक सिंपल सा मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं, आपको नॉर्मली बुक में मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कार्ड रख दिया, उस कार्ड के ऊपर रख दिया मैंने कॉइन. अब मैंने अपने हाथ से इस कार्ड को मारा, ऐसा फ्लिक किया, इसको जब मैं फोर्स दूंगा, ठीक है, देखिए सिक्का भी रेस्ट में है, कार्ड भी रेस्ट में है. फोर्स देने से पहले सिक्का भी रेस्ट में, कार्ड भी रेस्ट पे. अब आपका जैसे ही इस कार्ड में फोर्स मिले, कार्ड को फोर्स मिलेगा, कार्ड को मिल रहा है फोर्स, ना कि सिक्के को. कार्ड को फोर्स मिला, कार्ड चाहेगा अब इनर्शिया ऑफ मोशन में आना, पर सिक्का तो बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉलो कर रहा है. तो क्या होगा, कार्ड आगे भाग जाएगा. तो होगा क्या, फोर्स देने के बाद क्या होगा, कार्ड तो भैया आपका आगे भाग जाएगा और सिक्का क्या होगा, नीचे गिर जाएगा. तो सिंपल सा ये इनर्शिया ऑफ, हमको लॉ ऑफ इनर्शिया बारे में बताता है कि सिक्का रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा. अब आप बोलोगे सर सिक्का भी तो मोशन में आ गया. बेटा सिक्का मोशन आया इसलिए ग्रेविटी की वजह से, सिक्का ग्रेविटी की वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आया. ठीक है, अगर ये हाइट नहीं होती इतनी, सिक्का अगर किसी जमीन रखा होता, आप कार्ड मारते तो सिक्का, कार्ड चला, सिक्का यहीं का ही रह जाता. ठीक है, ग्रेविटी भी फोर्स ही है, तो फोर्स नहीं तो उसे मूव कराया, तो ये मूव हुआ किस वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ. चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे कोई फोर्स हो, चाहे हमारा दिया हुआ फोर्स हो, फोर्स आएगा तो भैया मोशन होगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. चलिए, फर्स्ट लॉ हो गया आपको क्लियर. बात करते हैं सेकंड लॉ की. सेकंड लॉ की बात करने से पहले आपको मैं एक छोटा टर्म क्लियर कर दूं, वो है बेटा मोमेंटम. ठीक है, बहुत समझना इसको अच्छे से जरूरी है, मोमेंटम क्या है. तभी ये चैप्टर का आपका जो निचोड़ है, इंपॉर्टेंस है, ये एक्चुअली मोमेंटम पे टिका है. मोमेंटम काफी इसमें डिटेल आता है चैप्टर में. ठीक है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, मोमेंटम डिनोटेड बाय सिंबल p. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is equals to mass into velocity. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, किसी वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही आता है. क्लियर. तो आपका एक्चुअली मोमेंटम करता क्या है, मोमेंटम को ये बताता है द एनर्जी पोजेस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, कोई पूछे ना मोमेंटम क्या है, तो एक्चुअली मोमेंटम बताता क्या, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, इसको ध्यान रखिएगा. जैसे एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन को ये बताता है कि हर एक सेकंड बाद कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है. एक्सेलरेशन का यही काम है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. डिफाइन करना है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. ठीक है, यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होता है आपका इसका मोमेंटम का यूनिट. चलिए, ठीक है, तो कोई बॉडी जब चलने की वजह से कितना एनर्जी क्रिएट कर रही है, ठीक है,
सिंपल सा एग्जाम्पल दो, ठीक है। एक आदमी है, वो यहां खड़ा है, दो आदमी हैं, ठीक है। एक के सर पे यहां से सेब गिरा, एक के सर पे यहां से सेब गिरा, थोड़ा कम नीचे से गिरा, ठीक है। अब ये हर एक सेकंड बाद, हर एक, मान लीजिए हर एक सेकंड है, यहाँ पर आने से 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, सर पे गिर गया। यहाँ पर आने में इसको लगेगा आपको 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड, सर पे गिर गया। तब बॉडी जो हर एक सेकंड बाद, मान लीजिए यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, अब यहाँ 0 थी, तो यहाँ 0 थी, अब यहाँ पर आएगी 10 हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, जी की वजह से। जी क्या करता है? एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। जी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे है एक्सेलरेशन, मतलब वो कितना होता है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड अचीव करेगा हर एक सेकंड में, मतलब ये है 9.8 मीटर पर सेकंड, हर एक पर सेकंड में वो 9.8 लेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो जब बॉडी ड्रॉप हुई तो 0 थी, यहाँ ही 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50 की वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हमारे सर पे गिरी, और यहाँ पर 0 थी, फिर 10, फिर 20, फिर 30। तो क्या होगा जब ये बॉडी सर पे गिरेगी, ए केस में, बी केस में, तो वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा गिरने की वजह से हमारे सर पे, वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी तो एनर्जी भी बढ़ी, मोमेंटम बढ़ा। याद रखिएगा, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बी, इसलिए आपका जो सर पे हिटिंग इफेक्ट होगा ए केस में ज्यादा होगा बी से, ठीक है। मोमेंटम आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, तो सिंपल सा है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बदल रहा है, रेट मतलब टाइम के साथ। आपको याद होगा 10th क्लास आपको बताया था, जब भी रेट की बात होगी ये टाइम से डिवाइड कर दो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना। Rate of change of velocity is known as acceleration, the velocity upon the time. The change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, ठीक है। अगर आपका मोमेंटम बदल रहा है, ठीक है, तो भैया वो जितना मोमेंटम बदलेगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये कहा आपके न्यूटन ने। मोमेंटम बदल रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। एंड द चेंज, इंपॉर्टेंट बात ये है, एंड द चेंज टेक्स प्लेस, और जो चेंज होगा मोमेंटम का, वो बदलेगा, द चेंज टेक्स प्लेस in the direction of the applied force। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा होगा या मिला होगा, उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम भी होगा, याद रखिएगा। ये बोलता है। अब हुआ कंप्लीट, क्लियर हुआ?
तो भैया आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम की। जैसे और पकड़, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ये है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन आपका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा ना बेटा, उसी डायरेक्शन आपका पक्का फोर्स लग रहा होगा। ये बोलता है आपका सेकंड लॉ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल और पढ़ते हैं, चलिए। तो भैया मोमेंटम, न्यूटन ने बोला फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंट चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सपोज मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेट मैं ऐसे बोलता हूं, पहले का मोमेंटम, बाद का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आई, फाइनल मोमेंटम, ये हुआ चेंज। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टाइम, जो डेल्टा टी जो आया, मतलब डेल्टा टी, जो डेल्टा टी होगा वो बना होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको नाम देता हूं मैं लेट टी। तो बेटा आपको पता है फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास तो वही रहेगा बॉडी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल अपॉन में टाइम। इस दोनों का मास कॉमन निकाल लेता हूं, मास कॉमन आ गया तो v माइनस यू अपॉन में t आया इक्वल टू f। तो f आया, आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोला जाता है बेटा एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन में t होता है आपका एक्सेलरेशन, तो मास इनटू ए। तो ये सेकंड रिजल्ट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सेकंड लॉ नहीं है, लेकिन सेकंड लॉ को लिखने का तरीका है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी, मतलब मास तो कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी में फोर्स बढ़ रहा है तो पक्का उस बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। समझ आया? चलिए, अब इन दोनों आपको कंक्लूजन को थोड़ा सा आपको ये समझ आ गया होगा। अब जरा इसको और डिटेल में देखते हैं, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप सिंपल सा समझिए। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका जो क्रिकेट प्लेयर है, जब वो ऐसा भाग के बॉल पकड़ता है ना, ठीक है, बॉल जब पकड़ता है, जो बॉल आ रही होती है जो उसे पकड़ता है, वो क्या करता है, पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे ले आता है। ठीक है, जैसे ही वो कैच करेगा अपने हाथों को ऐसे ले जाएगा। क्लियर हुआ? उससे क्या हुआ, देखिए, मान लीजिए बॉल के पास जो मास था, इसको मैं मैथमेटिकल तरीके समझाता हूं ताकि बेटर रहेगा। इसके पास जो मास था, लेट पहले बॉडी ऐसा बोलते हैं, बॉडी का जो मास था वो था 5 किलोग्राम। चलिए 1 किलोग्राम लेता हूं, इजी रहेगा। और जो बॉल आ रही थी लेट 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये आपका, अब क्या कर रहा है वो, अब आपकी जैसे हाथ पकड़ के वो पीछे ले आ रहा है, धीरे धीरे पीछे ले आ रहा है, एकदम ऐसा नहीं कि बॉल आ रही है आते ही एकदम रुक जा रही है, मतलब मोमेंटम में जो चेंज आया, ठीक है, धीरे धीरे ले जा रहा है। मतलब 30 किया, 20 किया, 10 किया, मतलब जब उसका 40 था मोमेंटम, 40 से उसने 30 किया, 20 किया और फिर 10 किया, फिर 0 किया। मतलब इतना काम करने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, मतलब आपने टाइम बढ़ा दिया। अगर आप टाइम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसके हाथ में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम फील होगा। अगर इसको मैं अपोजिट केस लूं उसका, कि अगर बॉल आ रही होती और ऐसे हाथ में एकदम गिर जाती, ठीक है, तो मतलब मोमेंटम था पहले 40, बाद में हो गया 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। तो मोमेंटम में चेंज कितना आ गया, मोमेंटम में चेंज आ गया, मोमेंटम चेंज कितने रेट, उसने बात की न्यूटन ने, रेट द चेंज ऑफ मोमेंटम।
मतलब उसके चेंज होने में कितना टाइम लगा, बिल्कुल कम टाइम लगा। टाइम अगर कम लगेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। एक्चुअली आपका सेकंड लॉ बात ही इसी करता है कि अगर आपका रेट मोमेंटम चेंज का बढ़ेगा, मतलब टाइम बढ़ेगा, तो फोर्स कम होगा। फोर्स अगर टाइम अगर ज्यादा होगा तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, अगर फोर्स अगर टाइम कम ज्यादा कम होगा तो आपका फोर्स एकदम ज्यादा होगा। जो बॉल है ना, बॉल एकदम आके हाथ में गिरती लगती है, इसलिए नॉर्मली क्रिकेट प्लेयर अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं। यही उसका रीजन भी है। ठीक, चलिए ठीक है। इसको एग्जांपल को आप ऐसे भी दे सकते हैं। मान लो एक जो होता है ना लॉन्ग जंप प्लेयर, लॉन्ग जंप प्लेयर एक ट्रैक में यहाँ से जंप करना है, वो भागते हुआ आ रहा है बड़ी तेजी से भागते हुआ आ रहा है। भागते भागते आते हुए वो एकदम अपने को रोक लेता है। मतलब उसने अपनी पहले मोमेंटम बढ़ा रहा है उससे, क्योंकि मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम बढ़ रहा है। अब उसने मोमेंटम तो ज्यादा बढ़ा दिया। अब उसने क्या किया, एकदम अपने आप को रोक दिया। जैसे ही उसने रोका, मतलब उसकी इतनी ज्यादा मोमेंटम को ज्यादा से कम होने में टाइम लगा बहुत कम। टाइम अगर कम लगेगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ के एकदम मिलेगा उसको, बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स मिलेगा। उसकी वजह से क्या करता है, फिर जंप रोका जाता है। ठीक है, आई होप आपको सेकंड लॉ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं जरा थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। थर्ड लॉ बोलता है भैया न्यूटन का, एवरी एक्शन every action there is a equal and opposite reaction। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। क्लियर, हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, आपका चलना, जब चलते हैं तो क्या करते हैं, अपने जमीन में अपने पैरों को पीछे दबाते हैं। उसकी वजह से जमीन आपको एक रिएक्शन फोर्स देती है, जिस वजह से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया, इस वजह से आप आगे बढ़ते हैं। एक वो एग्जांपल लीजिए, बहुत एग्जांपल है, एग्जांपल तो बहुत है। अगर आप किसी बॉल को दीवार पे मारेंगे, बॉल एक दीवार पे फोर्स लगेगी तो दीवार भी बॉल फोर्स लगाती है, जिस वजह से वो जा इधर रही होती है, आती वापस है। आपने फोर्स लगाया दीवार पे, दीवार ने आप पे फोर्स लगाया आपकी बॉल पे। तो हर एक एक्शन का एक अपना अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हर एक क्रिया की एक अपनी प्रतिक्रिया होती है। तो ये वही है। चलिए, हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए हैं सारे, अब जरा इनको अप्लाई करेंगे। चलिए, तो फोर्स देखा हमने। फोर्स आपकी एक एजेंसी थी विच इफेक्ट, और यू कैन से द इफेक्ट ऑफ पुल और पुश। फोर्स इफेक्ट पैदा करता है, किसी चीज रुकी है, चाहता है चली तो रुका है, डायरेक्शन चेंज कर देगा। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है बेटा न्यूटन होता है, याद रखिएगा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और उसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसके बाद डायरेक्शन भी होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा। और एक कोई चीज बताई थी, ये लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करता है।
देखिए अभी आपको मैंने जब दिखाया था चलने के टाइम का, चलने के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि ये जब कोई चीज चलती है, नया सिलेबस एक बार देख लिया जाए क्या क्या कटौती हुई है। हाँ, अभी आपने देखा था कि जब वो इंसान चल रहा था उसका पैर ऐसे था, ठीक है, उसने फोर्स लगाया ऐसे नीचे को, उसका जो रिएक्शन आया वो आया ऐसे, है ना। इस रिएक्शन को थोड़ा साइड बना लेते हैं ऐसे। अब आपको पता है हम तो सीधे जा रहे हैं, तो ये इसका तो हमको तो हवा में जाना चाहिए था। नहीं बेटा, समझ आया कुछ सवाल क्या है। ये जमीन है, जमीन पे आपने एक्शन दिया तो इसे रिएक्शन मिला। अब रिएक्शन मिला तो उसे ऐसे जाना जाना चाहिए था ना। जब आप पैर अपने को ऐसे लगाते हैं तो ऐसे जाना चाहिए था, आप आगे क्यों जाते हैं। देखिए बेटा होता क्या है, आपका जो ये रिएक्शन मिला है, जो ये रिएक्शन फोर्स मिला है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा आपका ये, और एक कंपोनेंट होगा आपको बेटा ये। इसे बोलेंगे हम, मान लीजिए आपको रिएक्शन मिला आर, आपने फोर्स लगाया था ये एक्शन, ये रिएक्शन, तो आपको जो आर मिला उसके दो कंपोनेंट थे, आर थीटा के साथ आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, और मिला आपको आर साइन थीटा। रिजोल्व कर दिया मैंने, रिजोल्यूशन लगा दिया वॉकिंग पे। तो आपका जो आर कॉस थीटा है बेटा, ये वाला कंपोनेंट जो है इस आर का, इस आर का जो आर का कॉस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो हमें फॉरवर्ड मूव करने के लिए हेल्प करता है। इस वजह से हम फॉरवर्ड आगे जाते हैं। और आपका बेटा आर जो साइन थीटा है, इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा जो नीचे को होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के साथ बैलेंस हो जाता है। जो आर साइन थीटा होता है हमारा, एक्चुअली वो हो जाता है वेट के साथ बैलेंस, क्योंकि वेट तो नीचे लगेगा। जो आर साइन थीटा होगा वो वेट के साथ बैलेंस होता है, ठीक है। ये बैलेंस हो जाता है, मतलब हमको ये बैलेंस फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम एक स्टेबल रहते हैं, भागते गिरते नहीं है, चलते गिरते नहीं है। तो आर साइन थीटा वो कंपोनेंट क्या करता है, हेल्प करता है बैलेंसिंग करने के, बैलेंसिंग करने के लिए हेल्प करता है। और आपका आर कॉस थीटा आगे मूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक। चलिए एक छोटा सा नोट साइड और बना लीजिएगा, ऐसा ही ये है, एक छोटा सा नोट और बना बेटे। ये सब चीज टॉपिक है ना एक्चुअली कट चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बतानी पड़ती हैं। ऐसी एक नोट और बना लेना, ये बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स, देखिए आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। अगर आपका टाइम बहुत छोटा हो, इसको बोला जाता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है इम्पल्स। इम्पल्स बोलिए, चेंज इन मोमेंटम बोलिए, बातें किए, ठीक है। चलिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं इम्पल्स का, देखिए अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाऊं, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, बना ऐसे, तो इस ग्राफ का मैं एरिया क्या बताएगा। आपको पता है अगर y को x से मल्टीप्लाई करें, y को x से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बना मोमेंटम, इसका मतलब इसका ग्राफ हमें क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा हमें, मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए तो इम्पल्स भी हो गया हमारा। इम्पल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम में जो बदलाव आएगा। मोमेंटम अपने आप में बताता है कि एनर्जी कितनी पोजेस हुई, कितनी एनर्जी बॉडी को मिली अगर वो चल रहा है तो, ठीक है। और मोमेंटम में चेंज जो आएगा वो बताएगा हमें इम्पल्स। इम्पल्स हमें चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है। चलिए ठीक है, चलिए
तो आपका जो क्रिकेट प्लेयर था ना एक्चुअली, वो क्या कम कर रहा था, चेंज इन मोमेंटम ही कम कर रहा था, मतलब इम्पल्स को कम कर रहा था। अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, तो बुक में मिलेगा कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड while catching a ball. So when ball is caught, the impulse received by the hand is equals to force multiplied by time. ठीक है, तो वो टाइम बढ़ा दे रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो टाइम बढ़ा दे रहा है, तो उससे क्या होगा, फोर्स उसका जो अप्लाइड होगा वो कम लगेगा। ठीक है, यही काम आप वो भी करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना पैकिंग, सब जैसे ग्लासेस को, क्रॉकरीज को, या किसी जो आपका अमेजोन डिलीवरी होती है, फ्लिपकार्ट होती है, आपने बबल रैपर, बबल रैपर वही करता है। अगर मान लो किसी कांच की चीज में एकदम लगेगा फोर्स, लेकिन बबल रैपर क्या करता है, बाहर बबल होगा तो उसको जो फोर्स होगा उसके लगने के टाइम को, बबल क्या होगा, दबेगा, दबने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम बढ़ जाएगा तो आपका फोर्स कम हो जाएगा। सिमिलरली आप जब कूदते हैं, रेत में कम लगेगी नॉर्मल आपके सीमेंटेड या टाइल्स में, क्योंकि आपका जो रेत होता है दबता है। जब रेत दबेगा, दबने में आपका धीरे धीरे फोर्स में लगने का टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, ये हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा। चलिए, तो बेटा हमने आज देख लिया ये सब मोमेंटम मोमेंटम के बारे में। चलिए, चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।